हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम बात कर रहे होंगे अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये क्या है? गास के अनुप्रयोग है जिसके अंदर हम अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक की व्युत्पत्ति कर रहे होंगे। ठीक है, ओके। स्टेप बाय स्टेप देखना है आपको ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ओके, हाँ। सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे, थोड़ा सा हम थ्योरी कैसे लिखते हैं उसके बारे में जानेंगे, फिर हम जो भी व्यंजक है उसको हम क्या करेंगे, व्युत्पत्ति कर रहे होंगे। ठीक है, ओके। सबसे पहले क्या करना है, आपको डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है? सबसे पहले अनंत रेखीय आवेश। तो मान के चलते हैं एक मेरे पास क्या है, रेखीय चालक है। ये एक मेरा रेखीय चालक हो गया। इस पे ये क्या है, धनात्मक आवेश, एक समान धनात्मक आवेश क्या है इसके अंदर वितरित है। ओके, और ये क्या है, अनंत है। यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लो, अनंत अनंत लंबाई की एक रेखीय आवेश चालक है। तो इसको आप ऐसे डैश डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फिर आप इतना भी बना लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, ओके, हाँ। और इसके अंदर एक वर्ड आएगा जिसे बोलते हैं रेखीय घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व। इसके बारे में हम बात करेंगे क्या होता है। ठीक है, हाँ। तो हमने क्या ले लिया, एक अनंत लंबाई की हमने एक रेखीय चालक ले लिया जिसके अंदर जो धनात्मक आवेश द्वारा क्या है, एक समान धनात्मक आवेश द्वारा क्या है, आवेशित है। ठीक है, ओके। नाउ इसका एक मान लेते हैं मध्य बिंदु, यहाँ पे क्या है, ओ है, और उस मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पे, स्मॉल आर दूरी पे एक बिंदु क्या है, पी है, जिस पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो ओ है उसको केंद्र और आर को त्रिज्या मानते हुए हम एक काल्पनिक बेलन का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, तो काल्पनिक बेलन का आप क्या करोगे, ऐसे करके निर्माण कर लोगे। ओके, तो बना लेते हैं काल्पनिक बेलन। ये हमने क्या किया, एक काल्पनिक बेलन हमने यहाँ पे ऐसा करके ड्रॉ कर लिया। ये हमने क्या किया, एक काल्पनिक बेलन बना लिया। ठीक है, डायग्राम थोड़ा इधर उधर बनाए बट ठीक है, ऐसा काम हो जाएगा आपका। ठीक, आगे मान लेते हैं इसमें जिसका जो रेखीय आवेश घनत्व है, ये क्या होता है हम बात करेंगे इसके बारे में। रेखीय आवेश घनत्व है वो क्या है, लैम्डा है। ये क्या चीज़ होती है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व के बारे में बात करते हैं। रेखीय आवेश घनत्व सबसे पहले इसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। लैम्डा लैम्डा इक्वल टू होता है क्यू डिवाइडेड बाई एल। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक, मतलब प्रति एकांक लंबाई में जो जितना आवेश वितरित है उसे अपन क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। अगर आप डिफिनेशन लिखना चाहो तो आप डिफिनेशन भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपको जैसे अगर डिफिनेशन लिखना है तो आप डिफिनेशन वगैरह भी लिख सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, या फिर आप सुन के भी लिख सकते हो। एक काम करता हूँ, मैं डिफिनेशन लिखवा देता हूँ, इससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ओके। तो आप यहाँ पे लिख लो, रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है। रेखीय आवेश घनत्व का मतलब होता है किसी रेखीय चालक, किसी रेखीय चालक के, किसी रेखीय चालक के प्रति एकांक लंबाई, किसी रेखीय चालक के प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा को अपन, आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। रेखीय आवेश, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, कहते हैं। डिफिनेशन से आपको समझ आ रहा है। प्रति एकांक लंबाई, प्रति एकांक लंबाई मतलब इसको बोलते हैं, बट्टे को बोलते हैं प्रति एकांक लंबाई, मतलब ये। ठीक है, प्रति एकांक का मतलब होता है बट्टे, और लंबाई का मतलब एल। क्या लिखा हुआ है, वितरित आवेश, वितरित आवेश मतलब ये, मतलब क्यू बटे एल। इसे अपन क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, हाँ। एक सेकेंड, इसका मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ तो आपको समझ में आ जाए। ये तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है आपको समझ में आ गया, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, इसको आप क्या यहाँ से आप q की वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आप q की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो q इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा एल हो जाएगा। कुछ नहीं किया है मैंने, इस एल को इधर पक्षांतर किया है, तो भाग था तो उधर जाके गुणा हो गया। ठीक है, सब आता है आपको। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हम इसको मान लेंगे। ठीक है, अच्छा। यहाँ पे जो भी चीज़ हमने बनाए हैं उसको हम क्या करेंगे, थ्योरी में लिख लेंगे। ठीक है, ओके। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ पे जो पी पॉइंट हमने लिया है, देखो
ये क्या है, एक काल्पनिक क्या है, बेलन है। काल्पनिक बेलन का क्या होगा, अपना एक क्षेत्रफल होगा, उसका क्षेत्रफल मान लेते हैं वो क्या है, एस है। तो इसका जो छोटा सा क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा, छोटा सा क्षेत्रफल, तो यहाँ से यहाँ पे अगर मैं छोटा सा क्षेत्रफल लूँगा वो क्या हो जाएगा, डी एस हो जाएगा। ठीक है, ओके। विद्युत क्षेत्र क्या होगा, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र मैंने आपको बताया, यहाँ पे क्या है, ओ पर पॉजिटिव है मतलब धनात्मक है, और पी पे पी भी क्या है, धनात्मक है। तो जब दो चीज़ें धनात्मक होती हैं तो प्रतिकर्षण लगता है, मतलब बाहर की ओर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। ठीक है, ओके। तो ये विद्युत क्षेत्र हम इधर बाहर की तरफ ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गया मेरा विद्युत क्षेत्र। ठीक है, ओके। हाँ, ये हो गया। और ये क्या है, छोटा सा मेरा डी एस है, मतलब छोटा सा क्षेत्रफल है डी एस, इसको हमने वेक्टर डी एस भी लिख सकते हो। ठीक है, ओके। हाँ, तो यहाँ पे डी एस छोटा सा मेरा वेक्टर डी एस हमने बना लिया। आगे इसके बारे में आप जो भी है सारी थ्योरी आप लिख सकते हो। ठीक है, मैं थोड़ा सा थ्योरी लिख के बता देता हूँ क्या क्या आपको लिखना है। ठीक है, तो थ्योरी में आप क्या क्या लिखोगे, थ्योरी में आप क्या क्या लिखोगे ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप यहाँ पे लिख लेना, माना एक अनंत लंबाई की, माना एक अनंत लंबाई की चालक, एक अनंत लंबाई की चालक तार है जो प्लस क्यू, ये देखो सब में प्लस है, हाँ, तो प्लस क्यू आवेश द्वारा नहीं, यहाँ पे आप लिखना जो एक समान आवेश द्वारा, एक समान, सब जगह एक समान है ना, देखो सब जगह प्लस 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 है पूरे में। ठीक है, ओके। तो एक समान आवेश, जो एक समान आवेश प्लस क्यू द्वारा आवेशित है। हाँ, इसका मध्य बिंदु, ठीक है, इसके मध्य बिंदु ओ से, स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी लिया गया है, लिया गया है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ओके, इतनी बातें आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, आगे अब देखो, अब यहाँ पे हो क्या जाएगा फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे डायग्राम में, तो टोटल 3 आपको पृष्ठ नज़र आ रहे होंगे, एक ये वाला पृष्ठ, एक ये वाला पृष्ठ और एक ये वाला पृष्ठ, टोटल 3 पृष्ठ है। 3 पृष्ठ है, इसका मतलब तीनों पृष्ठ से जो फ्लक्स गुजरेगा वो भी अलग अलग होगा। तो पहले से जो तो पहले पृष्ठ को मैं बोल देता हूँ H1, इसको बोल देते हैं H1, दूसरे वाले पृष्ठ को बोल देते हैं H2, मतलब इस वाले को अपन H2 बोल देते हैं, और इस वाले पृष्ठ को हम बोल देते हैं क्या, S3 बोल देते हैं। एक लाइन से लिख लेते हैं, ये हो गया S1, इस वाले पृष्ठ का नाम रख देता हूँ मैं H2, और इस वाले पृष्ठ को हम बोल देते हैं S3। ठीक है, तो टोटल 3 पृष्ठ है। तो 3 पृष्ठ से जो फ्लक्स का गुजरेगा वो भी क्या होगा, 3 अलग अलग टाइप, 3 पृष्ठ से 3 अलग अलग टाइप के क्या होंगे, फ्लक्स का गुजरेंगे। ठीक है, तो पहले पृष्ठ से φ1 गुजरेगा, दूसरे वाले से φ2 और तीसरे वाले से φ3 फ्लक्स का गुजरेगा। इसका मतलब टोटल फ्लक्स का क्या हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स का तो बाद में निकालेंगे, पहले आप क्या करो, टोटल फ्लक्स का तो बाद में निकालोगे, सबसे पहले ये जो छोटा सा सरफेस है ds, उससे आप क्या करो, फ्लक्स का निकाल लो। ठीक है, तो आपको पता है ds, यहाँ पे लिख सकते हो आप ds से गुजरने वाला फ्लक्स का, ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का, ds से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स का है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा क्या, डी फाई ई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब इसी तरह आप क्या कर सकते हो, लेकिन अगर आपको क्या करना है, टोटल विद्युत फ्लक्स को निकालना है तो φ1 φ2 प्लस φ3 करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो टोटल मतलब टोटल फ्लक्स का, टोटल फाई टोटल इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। ठीक है, अच्छा, अब विद्युत फ्लक्स का कैसे निकालते हैं, मैंने आपको विद्युत फ्लक्स के बारे में डिटेल में लेक्चर दिया हुआ है। अगर आपको नहीं पता विद्युत फ्लक्स में
थीटा कैसे निकालते हैं, वो सारी चीज़ें कैसे निकालते हैं, तो एक बार जाके आप विद्युत प्लस का वाला लेक्चर देख लो, बहुत अच्छे से आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी, वरना बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन होने वाली है इस वाले डेरिवेशन में, अगर आपको विद्युत प्लस के बारे में कोई आइडिया नहीं है तो। ठीक है, ओके। अब देखो, अब हम विद्युत प्लस को निकालेंगे। ये क्या है, मेरा सरफेस है, सरफेस मेरा ऐसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, इसका मतलब ये डी एस जो होगा, वेक्टर डी एस होगा, वो किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा, तो वेक्टर जो डी एस है वो यहाँ पे होगा। और विद्युत क्षेत्र किधर है मेरा, इधर है, दिख रहा है, ये देखो विद्युत क्षेत्र इधर है। ठीक है, तो इनके बीच में क्या है, 90 डिग्री बन रहा है, और जब 90 डिग्री बनता है तो मेरा जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होता है तो प्लस का क्या होता है, 0 होता है। ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है विद्युत प्लस में, अगर आपने नहीं देखा वाले लेक्चर पहले जाके देखो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, मेरा जो S1 है, S1 से जो प्लस का पास होगा φ1, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप S3 को देखो तो इसका ये भी क्या है, ऐसे रखा हुआ है, एक्स अक्ष में रखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो DS होगा वो इधर होगा। ठीक है, और इसका विद्युत क्षेत्र है वो किधर है, इधर है। अगेन यहाँ पे क्या बन रहा है, फिर से 90 डिग्री बन रहा है, और जब थीटा 90 डिग्री होता है तो प्लस का क्या होता है, 0 होता है, तो φ2 भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि φ1 मेरा क्या हो गया, 0 हो गया, φ2 भी φ3 भी क्या हो गया मेरा, 0 हो गया। तो जो फ्लक्स का होगा, कुल फ्लक्स का होगा, टोटल जो फ्लक्स का होगा वो सिर्फ और सिर्फ किसके वजह से होगा, इसके वजह से होगा, φ2 के वजह से होगा, मतलब दूसरे वाले सरफेस की वजह से होगा। मतलब इससे पहले S1 से कोई फ्लक्स का पास नहीं होगा, S2 से भी कोई फ्लक्स का पास नहीं होगा, ये जो दिख रहा है ये, उससे बस क्या होगा, फ्लक्स का पास होगा, मतलब S2 से बस फ्लक्स का पास होगा, S1 और S3 से फ्लक्स का पास नहीं होगा। ठीक है, ओके। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो फाई टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, φ2 हो जाएगा। ठीक है, ओके। और फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, ये EDS cos थीटा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे फाई टोटल इक्वल टू हो जाएगा क्या, फाई टोटल इक्वल टू क्लोज्ड सरफेस का इंटीग्रेशन, क्लोज्ड बंद पृष्ठ का इंटीग्रेशन, बंद पृष्ठ का समाकलन, कौन सा पृष्ठ है ये, H2 पृष्ठ है, तो यहाँ पे लिख लेंगे, और फ्लक्स का कमान EDS लिख लेंगे। ठीक है, ये हो गया। नाउ आपको पता है जो कांस्टेंट है उनका समाकलन नहीं होता, तो ये जो वेक्टर E है वो बाहर निकल जाएगा, अंदर में बचेगा ये H2 पृष्ठ का समाकलन, H2 बंद पृष्ठ का समाकलन, और यहाँ पे हो जाएगा DS हो जाएगा, वेक्टर DS बस बच जाएगा। ठीक है, ओके। अब ये जो DS है, DS क्या है, ये क्या है, बेलन है, मतलब बेलन का क्षेत्रफल। ये क्या है, DS क्या है, क्षेत्रफल है, किसका क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल, और बेलन का क्षेत्रफल कितना होता है, 2πRL होता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर E, और वेक्टर E हो जाएगा, यहाँ पे आप लिख लेना चूँकि क्या बोलते हैं, बंद पृष्ठ H2 का जो ये है, मतलब आप लिख सकते हो ये DS इंटीग्रेशन जो DS होता है वो क्या है, बेलन का क्षेत्रफल है, बेलन का क्षेत्रफल है, इसलिए क्या हो जाएगा, बेलन का ये क्या है, क्षेत्रफल है। तो जहाँ पे ये लिखा है DS लिखा है, वहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, बेलन का क्षेत्रफल है, और बेलन का क्षेत्रफल कितना होता है, 2πRL होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा बेलन का क्षेत्रफल 2πRL लिख लेंगे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा फाई टोटल, तो फाई टोटल इक्वल टू हो जाएगा, फाई टोटल इक्वल टू E, और क्या हो जाएगा, E यहाँ पे हो जाएगा 2πRL हो जाएगा। ठीक है, हाँ, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक, और अभी आपने क्या किया है, लास्ट लेक्चर में आपने गॉस का थ्योरम पढ़ा है। ठीक है, गॉस प्रमेय आपने पढ़ा है, तो अब इधर आ जाओ। गॉस के प्रमेय से आपको क्या पता है, गॉस के प्रमेय से आपको पता है कि जो टोटल फ्लक्स का होता है वो क्या होता है, Q डिवाइडेड बाई क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करो, इक्वेशन नंबर 2 और 3 से बाद में जाना। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा है, Q इक्वल टू क्या होता है, ये देखो Q इक्वल टू क्या होता है, लेमडा L होता है, तो जहाँ पे Q है वहाँ पे लेमडा L पुट कर लेंगे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आप लिख लेना फाई टोटल इक्वल टू हो जाएगा लेमडा L डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, कहाँ से, समीकरण 1 से कहाँ से हुआ, ये समीकरण 1 से हुआ। ठीक है, देख लो समीकरण 1 में Q इक्वल टू क्या था, लेमडा L था, तो जहाँ पे Q था वहाँ पे हमने लेमडा L पुट कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ हमें मिल गई। अब क्या करो, इसको मान लेते हैं समीकरण 3। अब समीकरण 2 और 3 से, तो समीकरण 2 व 3 से देखो हम क्या करेंगे, जो ये फाई टोटल है उसकी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E2πRL इक्वल टू लेमडा L डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा।
ठीक है, हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इसको इधर रखो, बाकी सबको इधर उठा के लेके आ जाओ। तो ये हो जाएगा E इक्वल टू लैम्डा एल डिवाइडेड बाई 2πr/L एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, बस अब क्या करना है, देखो एल और एल कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ एल है और यहाँ भी एल है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो एल एल कट जाएगा, एल एल मेरा कट गया, तो बचेगा क्या, यहाँ पे बच जाएगा E इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा डिवाइडेड बाई 2πr एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और यही क्या है, अभिष्ट व्यंजक है, यही अभिष्ट व्यंजक है। ठीक है, 1 मिनट आप स्क्रीनशॉट ले लो, जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, ये पूरा डेरिवेशन है, अब यहाँ से लेकर पूरा तक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, हो गया। हाँ, और इसी के साथ ये डेरिवेशन बड़े आसान से सॉल्व हो गया। और ये जनरली 5 नंबर में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के हिसाब से। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये मेरा क्या है, डेरिवेशन है, जो आपको अच्छे से कर लेना है। इसके अलावा एक और हम डेरिवेशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।